हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और शानदार वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में आप लोगों ने क्लास 11 के माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर खत्म किया था, जिसका नाम था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस। आई होप दोस्तों आप लोगों को वो चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11 की स्टैटिस्टिक्स एंड उस चैप्टर का नाम है सेंसस एंड सैंपल मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। तो दोस्तों, चलिए आज की इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि आखिर इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो दोस्तों, इस चैप्टर में सबसे पहले आपका आ जाता है सेंसस मेथड एंड उसके बाद आपका है सैंपल मेथड। ठीक है दोस्तों, एंड सेंसस मेथड एंड सैंपल मेथड, इन दोनों मेथड में आपको उनकी सूटेबिलिटी के बारे में पढ़ना है, मेरिट्स पढ़ना है एंड डिमेरिट्स पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, एंड उसके बाद आपका आ जाता है मेथड्स ऑफ सैंपलिंग। ठीक है दोस्तों, ये जो मेथड्स ऑफ सैंपलिंग है ये दो तरीके का है। पहला है रैंडम सैंपलिंग एंड दूसरा है आपका नॉन रैंडम सैंपलिंग। जो आपका रैंडम सैंपलिंग है उसके अंदर आपका दो तरीके का मेथड आता है। पहले मेथड को आप बोलते हैं लॉटरी मेथड एंड दूसरे मेथड को आप बोलते हैं टेबल्स ऑफ रैंडम नंबर। ठीक है दोस्तों, एंड उसके बाद आपका जो नॉन रैंडम सैंपलिंग है इसके अंदर पांच तरीके के मेथड आ जाते हैं। पहला मेथड है पर्पजिव सैंपलिंग, दूसरा मेथड है स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग एंड तीसरा है सिस्टमेटिक सैंपलिंग, चौथा है आपका कोटा सैंपलिंग एंड पांचवा है आपका कन्वीनियंस सैंपलिंग। ठीक है दोस्तों, आई होप आप सभी लोगों को ये सारी चीज समझ आ गई होंगी कि ये क्या क्या है। इस चैप्टर में हमें बस इतना ही पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं यहाँ पर अपने साथ एक बुक भी कैरी कर रहा हूँ ताकि मैं आप लोगों को सारी चीजें अच्छे से समझा सकूं। जिस तरीके से मुझे ये चैप्टर समझ आया है ठीक उसी तरीके से मैं आपको ये चैप्टर समझा सकूं। ठीक है दोस्तों, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है एंड छोटे के साथ साथ बहुत ही आसान सा चैप्टर है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं सेंसस मेथड से। ठीक है दोस्तों, मैं आपको सेंसस मेथड एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। तो दोस्तों, मान लीजिए आपकी क्लास में 100 बच्चे हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको बोल दिया जाए कि आपकी क्लास में जितने भी बच्चे हैं उनके भाई बहन के बारे में डिटेल्स निकालो, कितने भाई हैं कितनी बहन है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसमें दो तरीके से आप निकाल सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप हर 100 बच्चे के पास जाओ और पूछो कि उनके कितने भाई बहन है। ठीक है दोस्तों, एक तो ये हो गया कि आप हर एक बच्चे के पास जाओ और पूछो कि आपके कितने भाई बहन है। ठीक है दोस्तों, एंड दूसरा मेथड आ जाता है, इन्हें में आप कुछ ग्रुप्स में जाकर उनसे आप जैसे कि 10 ग्रुप बना दीजिए। ठीक है दोस्तों, एंड उन 10 ग्रुप में से एक एक बच्चे से आप पूछ लीजिए कि आपके कितने भाई बहन है। ठीक है दोस्तों, तो आप इन 10 का जो आपका डेटा आएगा आप बोल सकते हैं इसी डेटा की मदद से आप इन 100 के भाई बहन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपका पहला मेथड है कि आप सारे डेटा को कवर करो, किसी को भी मत छोड़ो, सारी डेटा को कवर करके आप डेटा इकट्ठा करो। एंड दूसरा मेथड है कि आप कुछ सैंपल लेकर उस सैंपल का जो डेटा आता है उस डेटा से पूरा का पूरा आप रिप्रेजेंट कर दो। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर जो पहला मेथड है कि सारे डेटा को कवर करके डेटा सारे सारे डेटा को कवर करके अपना डेटा फाइंड करना, उसको आप सेंसस मेथड बोलते हैं, सेंसस। ठीक है दोस्तों, एंड जो आप सैंपल में लेकर डेटा को, जो सैंपल का जो डेटा निकल के आता है उस डेटा की मदद से आप पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हो, उस मेथड को आप सैंपल मेथड बोलते हो। ठीक है दोस्तों, सैंपल मेथड। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको सेंसस मेथड एंड सैंपल मेथड की विथ डिफिनेशन बताने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर आपकी बुक में दिया गया है, सबसे पहले यहाँ पर कुछ टर्म्स दिए गए हैं, यूनिवर्स एंड पॉपुलेशन, यूनिवर्स एंड पॉपुलेशन। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों बुक में आपको दिया गया है, इन स्टैटिक्स यूनिवर्स और पॉपुलेशन रिफर्स टू एन एग्रीगेट ऑफ आइटम्स टू बी स्टडीड इन एन इन्वेस्टिगेशन। ठीक है दोस्तों, ये डिफिनेशन आपको शायद समझ नहीं आई होगी तो मैं आपको बता देता हूँ। यूनिवर्स और पॉपुलेशन का मतलब होता है कि जिस चीज के बारे में आप स्टडी करते हैं वही आपका यूनिवर्स और पॉपुलेशन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप 100 बच्चों के ऊपर आप स्टडी कर रहे थे तो ये जो 100 बच्चे हैं आपके यूनिवर्स और पॉपुलेशन कहे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, छोटी सी चीज है, मैंने आपको बता दी, आपको जानना जरूरी था, आप जानते रहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका यूनिवर्स एंड पॉपुलेशन। अब हम लोग बात करते हैं आगे सेंसस मेथड। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों सेंसस मेथड, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि सेंसस मेथड इज द मेथड ऑफ कलेक्टिंग डेटा बाय कवरिंग होल यूनिवर्स। मतलब कि जैसे कि यूनिवर्स क्या है आपका, जितना भी डेटा है इस पूरे डेटा को कवर करके आप डेटा कलेक्ट करें। मतलब कि
आप पूरी यूनिवर्स की एक एक चीजों को कवर करके एक एक चीजों से आप इन्वेस्टिगेशन करके जो डेटा आप कलेक्ट करते हैं वो आपका सेंसस मेथड होता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर एक डिफिनेशन भी दी गई है, वो भी मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ। सेंसस मेथड इज दैट मेथड इन विच डेटा आर कलेक्टेड, डेटा कलेक्ट होता है कवरिंग एवरी आइटम्स ऑफ द यूनिवर्स और पॉपुलेशन, यूनिवर्स और पॉपुलेशन के सभी आइटम को कवर करके रिलेटिंग टू द प्रॉब्लम अंडर इन्वेस्टिगेशन, जो भी इन्वेस्टिगेशन में आपको चाहिए होता है। जैसे कि आपको चाहिए था कि कितने भाई बहन हैं, या आपको चाहिए फैमिली इनकम, या आपको चाहिए फैमिली डिटेल्स, तो आप उस डिटेल्स के बारे में यूनिवर्स में जितनी मतलब कि यूनिवर्स में प्रत्येक चीजों को कवर करके आप जो डेटा निकालते हैं वो मेथड आपका सेंसस मेथड कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं इसकी सूटेबिलिटी के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो इसकी सूटेबिलिटी जो होती है, पहली तो है स्मॉल साइज ऑफ पॉपुलेशन। जैसे कि दोस्तों आपको पता है जो आपकी जनगणना होती है, जनगणना आपके किस आधार पे होती है, किस मेथड से होती है, इसी सेंसस मेथड से होती है। क्योंकि जनगणना में ये तो है नहीं कि आप सैंपल से डेटा कलेक्ट करके आप रिप्रेजेंट कर देंगे कि हमारे इंडिया में, हमारी कंट्री में इतने लोग हैं। तो आप क्या करते हैं, एक एक लोगों को आप क्या करते हैं, कवर करके आप निकालते हैं आप अपना जनगणना। ठीक है दोस्तों, तो इसकी सूटेबिलिटी पहले तो है स्मॉल साइज ऑफ पॉपुलेशन। दोस्तों आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे कि अगर ये 100 है या 200 है तो आप हर एक को कवर कर सकते हैं। लेकिन यहीं पर अगर आपको लाख, 2 लाख, करोड़, 2 करोड़, तो आपको यहाँ पर क्या होगा, आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। आप सारे डेटा को इकट्ठा कवर नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप एक एक लोगों के पास जाकर सारी चीजें पूछताछ नहीं कर सकते हैं। तो पहला आपका इसका सूटेबिलिटी क्या है, सूटेबिलिटी का मतलब होता है कहाँ कहाँ ये सूट होगा, मतलब कहाँ कहाँ पर इसके यूजेस होंगे। तो इसका यूजेस कहाँ है, जहां पर स्मॉल साइज ऑफ पॉपुलेशन होगा। दूसरा है आपका वाइडली डाइवर्स आइटम इन द पॉपुलेशन, मतलब कि जैसे कि आपके जो जैसे 100 लोग हैं, ठीक है दोस्तों, तो इन 100 लोगों का अलग अलग, मतलब किसी के 2 भाई हैं तो उसके 3 है, मतलब कि किसी के भी सेम नहीं है, 2 है 3 है, किसी के 2 भाई है तो 1 बहन है, किसी के 1 बहन है तो 2 भाई है, किसी के 3 बहन है तो 1 भाई है, किसी के 3 बहन है तो 2 भाई है। मतलब कि जितने भी लोग हैं उनका जो भी डेटा है सारा डाइवर्स है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जहां पर आप स्टडी करना चाहते हैं वहां पर आप सेंसस मेथड यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, एंड उसके बाद आपका आ जाता है रिक्वायरमेंट ऑफ इंटेंसिव एग्जामिनेशन ऑफ डिफरेंट आइटम्स एंड हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी। तो दोस्तों बेसिकली इन दोनों पॉइंट का मतलब होता है कि आपको लार्ज नंबर ऑफ मैन पावर चाहिए, मतलब कि बहुत ही ज्यादा संख्या में आपको लोगों की जरूरत पड़ती है। क्योंकि दोस्तों अगर आप 100 लोगों के अगर पास जाएंगे तो आप अकेले 100 लोगों को नहीं कवर कर सकते हैं, आपको 2 लोग, 3 लोग, 4 लोगों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप ये डेटा अगर और बड़ा हो जाएगा तो और लार्ज नंबर ऑफ मैन पावर आपकी जरूरत पड़ती है। ठीक है दोस्तों, एंड दूसरा कहा जा रहा है जो डेटा होता है वो आपका एक्यूरेट होता है, रिलायबल होता है, मतलब कि बिल्कुल सही होता है, करेक्ट होता है, सच होता है। क्योंकि आप प्रत्येक आप यूनिवर्स के प्रत्येक आइटम को कवर कर रहे हैं, इसलिए ये आपका क्या होता है, एक्यूरेट होता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गई इसकी सूटेबिलिटी। एंड अब आपकी बात करते हैं इसकी मेरिट्स के बारे में। ठीक है दोस्तों, सूटेबिलिटी हो गई है, अब मेरिट्स के बारे में बात करते हैं। मेरिट्स है रिलायबल एंड एक्यूरेट, जो कि मैंने अभी आपको बताया, ये जो है एक्यूरेट डेटा देता है क्योंकि आप एवरी आइटम कवर करते हैं यूनिवर्स का। ठीक है दोस्तों, लेस लेस बायस्ड मतलब होता है कि डेटा आपका झूठा नहीं हो सकता है। जैसे कि सैंपल मेथड है, अगर आपको जो सैंपल है दोस्तों, अभी मैं आपको जब सैंपल मेथड बताऊंगा तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी जो कि सेंसस मेथड में आपको यूज हो रही है। जैसे कि सैंपल मेथड में क्या है, आप सैंपल के जरिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मान लीजिए आपका जो सैंपल है वो अगर खराब निकल गया तो आपका जो पूरा जो रिप्रेजेंट हो रहा है यूनिवर्स वो गलत रिप्रेजेंट होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या है, आपका जो है एक एक आइटम को कवर कर रहे हैं, इसलिए ये क्या है, एकदम सही सही है। इसका मतलब इसमें कोई भी भेदभाव नहीं हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तीसरा है आपका स्टडी ऑफ डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कि आप विभिन्न प्रजातियां, मतलब विभिन्न चीजों का इसमें स्टडी करते हैं। ठीक है दोस्तों, एक ही चीज की जगह आप 2-3 चीजों के बारे में स्टडी कर सकते हैं। जनगणना के बारे में आप स्टडी कर सकते हैं, और उसके बाद उनकी इनकम के बारे में स्टडी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस मेथड से आप काफी सारी चीजों के बारे में स्टडी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बेसिकली इसमें बुक में और भी सारे दिए गए हैं, लेकिन ये आप 2 ही 3 याद करिए, क्योंकि ये जो थियोरेटिकल पार्ट होते हैं इनमें से 3 ही नंबर का क्वेश्चन आता है। तो अगर आप 3 पॉइंट भी याद करते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसकी डिमेरिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। कॉस्टली, दोस्तों जैसा कि आपको मैंने बताया लार्ज नंबर ऑफ मैन पावर लगता है तो कॉस्टली होगा ही, क्योंकि कोई भी इंसान फ्री में काम करेगा नहीं, तो उसको आपको पैसा देना पड़ेगा। जितना ज्यादा आपको डेटा कलेक्ट करना होगा उतनी ज्यादा मैन पावर लगेगी एंड उतना ही आपका कॉस्ट बढ़ेगा। तो इससे आप क्या बोल सकते हैं कि आपका सेंसस मेथड कॉस्टली है। एंड दूसरा आपका जाता है लार्ज मैन पावर, तो जो कि आपका मेरिट्स भी है डिमेरिट भी है। मेरिट में क्या है, लार्ज नंबर ऑफ मैन पावर लगती है, एंड डिमेरिट भी आपका यही हो जाएगा कि लार्ज नंबर ऑफ मैन पावर यूज होती है। ठीक है दोस्तों, एंड उसके बाद आपका हो गया नॉट सुटेबल फॉर लार्ज इन्वेस्टिगेशन। तो दोस्तों कॉस्टली भी है, लार्ज नंबर ऑफ मैन पावर चाहिए, तो ये टाइम कंज्यूमिंग भी होगा। तो इसके मतलब क्या है कि ये आप लार्ज लार्ज डेटा को आप लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टिगेशन में आप इस मेथड का यूज नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो किस मेथड का यूज करते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। जहां पर लार्ज नंबर ऑफ डेटा आपको स्टडी करना होता है वहां पर आप सैंपल मेथड यूज करते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पर आपका सेंसस मेथड हो जाता है खत्म, मेरिट डिमेरिट सूटेबिलिटी। अब हम लोग बात करते हैं सैंपल मेथड की। तो दोस्तों जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि आप इन सब लोगों के पास जा जाकर डेटा कलेक्ट करने की बजाय आप दूसरा तरीका ये अपना सकते हैं कि इन्हीं सबको 10-10 के ग्रुप में डिवाइड कर दिए, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 10-10 ग्रुप में डिवाइड कर दीजिए और हर एक ग्रुप से एक एक आप डेटा ले लीजिए एंड जो डेटा से आप इन्हीं ग्रुप से जो डेटा आपका निकल के आता है उसी डेटा से आप होल यूनिवर्स को रिप्रेजेंट कर दीजिए। तो इसी मेथड को आप सैंपल मेथड कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं इसकी डिफिनेशन, मेरिट्स डिमेरिट्स एंड सूटेबिलिटी के बारे में। तो दोस्तों डिफिनेशन वही लिखा गया है, सैंपल मेथड इज दैट मेथड इन विच डेटा इज कलेक्टेड, मतलब डेटा कलेक्ट किया जाता है अबाउट दिस सैंपल ऑन अ ग्रुप, मतलब ग्रुप में सैंपल ले लेकर ऑफ आइटम्स टेकन फ्रॉम दी पॉपुलेशन, मतलब कि उसी पॉपुलेशन से ग्रुप, उसी पॉपुलेशन में ग्रुप बनाकर एंड उन्हीं ग्रुप से डेटा लेकर आप कलेक्ट करते हैं डेटा को फॉर एग्जामिनेशन एंड कंक्लूजन ड्रॉन ऑन देयर बेसिस, जो भी आपको इन्वेस्टिगेशन करनी होती है उसी के लिए, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गई आपकी डेफिनेशन। अब बात करते हैं इसकी सूटेबिलिटी के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि ये आपका कहाँ यूज होता है, स्मॉल 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 नंबर ऑफ इन्वेस्टिगेशन के लिए, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका कहाँ यूज होगा, लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टिगेशन के लिए। दोस्तों अगर आपको एक की सूटेबिलिटी मेरिट डिमेरिट पता है तो दूसरे की आप खुद बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं दूसरी सूटेबिलिटी क्या है, हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज नॉट नीडेड, मतलब कि जैसे इसमें क्या था, आप एक एक आइटम कवर कर रहे थे यूनिवर्स का, तो एक्यूरेसी क्या थी, बहुत ही अच्छी थी, मतलब कि 100% एक्यूरेसी थी। लेकिन इसमें एक्यूरेसी क्या होगी, इसमें एक्यूरेसी आपकी नीडेड नहीं होती है, क्योंकि आप मान लीजिए आपने 100 लोगों को इकट्ठा किया, ठीक है, 10-10 का ग्रुप बना दिया, ठीक है दोस्तों। मान लीजिए 100 लोगों में लंबे छोटे सभी तरीके के लोग हैं, अगर आप 10-10 का ग्रुप बना दीजिए, मान लीजिए 8 ग्रुप से जो बच्चे जो लोग निकाले गए हैं वो अगर सभी छोटे हो गए, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो डेटा है वो गलत है और जो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिवर्स का डेटा वो गलत रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब है क्या कि इसमें आपकी एक्यूरेसी नीडेड नहीं है, एक्यूरेसी आप नहीं इसमें जरूरत पड़ती है, ठीक है दोस्तों। एंड उसके बाद आपका तीसरा सूटेबिलिटी है कि जैसे कि इसमें आप क्या कर रहे थे, डाइवर्स आइटम के बारे में, मतलब डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, कि आप एक एक के पास जा रहे हैं तो आप उनके इनकम इनकम क्या इनकम पूछ सकते हैं, उनकी आप जनगणना भी आप उन्हीं से निकाल सकते हैं, उनकी फैमिली के बारे में भी पूछ सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, आप सारी चीजें नहीं पता कर सकते हैं क्योंकि आप सैंपल ले रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स की जो आपका रीडिंग होता है वो नहीं किया जाता, डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी नहीं किया जाता है। तो ये हो गई आपके कुछ 3 सूटेबिलिटी, ठीक है दोस्तों। आपको 3-3 याद करना है, बहुत है, ठीक है। आपको जो 3 याद करना है अच्छे से याद कर लेना है बस। अब बात करते हैं मेरिट्स के बारे में। इकोनॉमिकल सबसे पहला मेरिट है, जैसे कि ये क्या था, कॉस्टली, तो ये क्या है, इकोनॉमिकल, क्योंकि आप इसमें एवरी आइटम कवर कर रहे थे यूनिवर्स का, लेकिन इसमें आप क्या कर रहे थे, सभी आइटम को ना कवर करके सैंपल के जरिए आप डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो ये आपका क्या हो गया, इकोनॉमिकल। एंड दूसरा है टाइम सेविंग। बेसिकली दोस्तों इसमें क्या है, आपका लार्ज नंबर ऑफ मैन पावर लग रहा था एंड उसके बाद आपका क्या कर रहा था, कॉस्टली भी था, टाइम भी ज्यादा लग रहा था। तो आप बोल सकते हैं यही तीनों चीज अगर आप इसमें बता दें कि ये आपका इकोनॉमिकल है, टाइम सेविंग है एंड आपका ये क्या है, लार्ज नंबर ऑफ मैन पावर इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है दोस्तों। तो ये इसका आप 3 मेरिट्स बता सकते हैं, ठीक है दोस्तों। एंड उसके बाद क्या है, लार्ज इन्वेस्टिगेशन। बेसिकली इसमें आप स्मॉल इन्वेस्टिगेशन करते थे, इसमें आप लार्ज इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो दोस्तों ये हो गए कुछ इसके मेरिट्स। अब बात करते हैं डिमेरिट्स के बारे में। तो दोस्तों इसकी पहली डिमेरिट्स है कि रॉन्ग कंक्लूजन। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर 10 ग्रुप में आप अगर 8-10 ग्रुप में से अगर 8 ग्रुप एक एक बच्चे निकले और वो अगर उनकी जो हाइट है वो छोटी निकल गई, तो अगर आप सोचेंगे कि आप पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करें उन्हीं सैंपल से, तो आपका गलत हो जाएगा। तो वही यहाँ पर दिया गया है, रॉन्ग कंक्लूजन, मतलब कि आपका जो कंक्लूजन है वो डेटा है वो रॉन्ग निकल सकता है। दूसरा है कि डिफिकल्टी इन सेलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, मतलब कि ये आसान नहीं होता है कि आप उन्हीं सैंपल को लें जो होल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करें, तो ये थोड़ा सा मुश्किल टास्क हो जाता है। एंड एक आपका आ जाता है यहाँ पर डिफिकल्टी इन फ्रेमिंग अ सैंपल, मतलब कि कहीं कुछ समय कुछ बार ऐसा हो जाता है कि आपका जो यूनिवर्स होता है बहुत ही ज्यादा डाइवर्स हो जाता है, मतलब कि हर एक लोग अलग होते हैं, मतलब कि यहाँ पर कुछ और है तो यहाँ पर कुछ और हो जाएगा, हर एक जगह पर चेंजेस होते हैं, तो वहां पर आप सैंपल ग्रुप नहीं बना सकते हैं क्योंकि हर एक ग्रुप में अलग अलग हो जाएंगे, तो आप वहां पर सैंपल बनाने में आपको डिफिकल्टी होती है। तो ये 3 आपके डिमेरिट्स हो गए, ठीक है दोस्तों। एंड उसके बाद यहाँ पर आपका आता है मेथड्स ऑफ सैंपलिंग, ठीक है दोस्तों। तो मेथड्स ऑफ सैंपलिंग में 2 तरीके के मेथड होते हैं, रैंडम मेथड एंड नॉन रैंडम मेथड। तो रैंडम मेथड में आपको बता देता हूँ क्या है। रैंडम सैंपलिंग इज दैट मेथड ऑफ सैंपलिंग इन विच ईच एंड एवरी आइटम ऑफ यूनिवर्स हैज इक्वल चांस टू बीइंग सेलेक्टेड इन अ सैंपल, मतलब कि रैंडम सैंपलिंग में क्या होता है कि आपका जो यूनिवर्स होता है हर एक आइटम के पास क्या होता है, इक्वल चांस होता है सेलेक्ट होने का। जैसे कि दोस्तों लॉटरी, तो लॉटरी क्या होता है, रैंडमली किसी की भी लॉटरी निकल सकती है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आप लॉटरी को एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हैं कि इसमें क्या होता है कि हर एक आइटम के पास इक्वल चांस होता है सेलेक्ट होने का एज अ सैंपल, ठीक है दोस्तों।
अब इसमें दो तरीके का मेथड हो जाता है, लॉटरी मेथड एंड टेबल्स ऑफ रैंडम मेथड। ठीक है दोस्तों, लॉटरी मेथड का मतलब क्या है कि इसमें क्या होता है कि यूनिवर्स के जितने भी यूनिवर्स का पूरे आइटम का एक कागज की एक स्लिप बनाई जाती है, पर्ची, एंड उस पर्ची में आप उस पर्ची को रख दिया जाता है एंड रैंडमली उस पर्ची में से कुछ पर्चियों को निकाला जाता है एंड जो पर्ची निकलते हैं वो आपका सैंपल हो जाता है एंड उसी को एज अ सैंपल लेकर आप पूरे यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें क्या है, आपका जो एवरी आइटम्स के पास क्या है, इक्वल चांस है सेलेक्ट होने का। एंड दूसरा आपका आ जाता है टेबल्स ऑफ रैंडम नंबर्स, मतलब कि तो दोस्तों बेसिकली इसमें क्या होता है टेबल्स ऑफ रैंडम मेथड में कि आपका जो है जो भी डेटा होता है कि एक ऑर्डर में अरेंज कर दिया जाता है, असेंडिंग या डिसेंडिंग या अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। एंड उसके बाद आपका क्या होता है कि किसी टेबल से या कोई नंबर सेलेक्ट किया जाता है एंड उसी के हिसाब, जैसे कि मान लीजिए रैंडमली 1 2 3 4 5 अगर आपने अरेंज कर दिया डेटा को, तो वहां पर कोई भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, एंड उसके बाद आप क्या करते हैं, किसी टेबल को या किसी रैंडम नंबर को सेलेक्ट करते हैं एंड उसी के टेबल को क्या करते हैं, आप सैंपल मान लेते हैं। जैसे कि आपने 1 से 10 का, आपने 1 से 20 तक आपने ऑर्डर में सैंपल का, यूनिवर्स के सैंपल का आइटम का सेलेक्ट किया एंड उसके बाद आपने क्या किया, तो आपका जो सैंपल है वो 2 का टेबल हो जाएगा। तो क्या हुआ, 2 4 6 8, पहली बात तो दो पे भी आपको कोई मतलब कि रैंडम आइटम हो सकता है, 4 पे कोई रैंडम आइटम हो सकता है। तो इसमें भी क्या होता है आपका कि एवरी आइटम ऑफ यूनिवर्स हैज इक्वल चांस टू सेलेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका रैंडम एंड नॉन रैंडम सैम्पलिंग, जिसके अंदर आपको दो मेथड है एंड दोनों मेथड किस तरीके से काम होता है मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर दोस्तों आपको कुछ भी कंफ्यूजन लग रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं नॉन रैंडम सैम्पलिंग के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों नॉन रैंडम सैम्पलिंग क्या है, जैसे कि बेसिकली इसका उल्टा, रैंडम सैम्पलिंग में क्या था कि एवरी आइटम ऑफ यूनिवर्स हैज इक्वल चांस टू सेलेक्ट, इसमें क्या है, एवरी आइटम ऑफ यूनिवर्स हैज नॉट इक्वल चांस टू सेलेक्ट। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि आपका जो सैम्पलिंग होता है वो डिसाइड हो जाता है कि किस तरीके से सैम्पलिंग करना है। मैं आपको समझा देता हूँ, पहले आप इसकी डिफिनेशन जान लीजिए। नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड्स includes all those method of sampling in which all the units of population do not have equal chance, equal probability टू बीइंग सेलेक्टेड इन दी स्टडी ऑफ एज अ सैंपल, मतलब कि सैंपल की तरह आप मतलब किसी भी स्टडी में एज अ सैंपल सेलेक्ट होने का इक्वल चांस नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसमें सबसे पहला जो मेथड आता है वो पर्पजिव सैंपलिंग होता है। पर्पजिव सैंपलिंग से आपको क्या पता चल रहा है कि किसी पर्पज के लिए, किसी स्पेशल पर्पज के लिए, मान लीजिए 100 बच्चे हैं और उसमें उसको चाहिए क्या, क्रिकेट या क्रिकेट के लिए उसको चाहिए मान लीजिए क्रिकेट के लिए उसको चाहिए 11 बच्चे। ठीक है दोस्तों, तो इन 100 में से वो क्या करेगा, वो बोल देगा कि जिनकी हाइट 6 फीट है, 5 फुट है या 5 फुट से ज्यादा, मतलब एक टारगेट सेट कर देगा एंड उसके बाद जितने भी बच्चे आएंगे बोल देगा कि जितने बच्चे इस हाइट के, जैसे कि 6 फीट है, 6 फीट तक जितने भी बच्चे हैं उनको छोड़कर सारे बच्चे चले जाएं। तो आप क्या करेगा वो कि उसने क्या किया, उसने अपने पर्पज के हिसाब से बच्चों को डिसाइड किया, 6 फीट के बच्चे को इकट्ठा किया एंड उसके बाद क्या किया, उनमें से 11 बच्चों को सेलेक्ट कर लिया। तो इसमें क्या हुआ कि सभी के पास इक्वल चांस नहीं है, चांस सिर्फ 6 फीट वाले के पास है। आप बात समझिए, जिसकी हाइट 6 फीट है तो 6 फीट हाइट जाहिर सी बात है सबकी नहीं होगी। तो क्या है, एवरी आइटम, सभी आइटम्स के पास क्या है, इक्वल चांस नहीं है, बिकॉज इसमें किसी स्पेशल पर्पज के लिए डेटा चाहिए होता है, इसलिए एवरी आइटम ऑफ यूनिवर्स हैज नॉट इक्वल चांस। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो आपका इन्वेस्टिगेटर होता है वो अपने पर्पज के अनुसार सैंपल्स को इकट्ठा करता है, जैसा कि यहाँ पर इस एग्जांपल में आप लोगों ने देख लिया। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। एंड दूसरा आपका आता है स्ट्रेटिफाइड। ठीक है दोस्तों, स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है कि ग्रुप्स में बना देना, जैसे कि इन्हीं 100 को 25 या 20 20 के 5 ग्रुप में डिवाइड कर देना, 20 20 20 20 20। ठीक है दोस्तों, अब ये 20 20 का आप 5 ग्रुप में डिवाइड कर दिए इसी डेटा को एंड उसके बाद आप क्या करेंगे, अब इन 20 में से 1 या 2 का सैंपल ले लिए, इसमें से 1 या 2 का सैंपल ले लिए, इसमें से 1 या 2 का सैंपल ले लिए, इसमें से 1 या 2 का सैंपल एंड इसमें से 1 या 2 का सैंपल। तो इसमें क्या हुआ, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में क्या होता है कि आप डेटा, आप यूनिवर्स के एवरी आइटम को ग्रुप में कन्वर्ट कर देते हैं एंड उन ग्रुप में से क्या करते हैं, आप किसी ना किसी आइटम को ले लेते हैं। बेसिकली मैं आपको बुक में भी देख के बता दे रहा हूँ। स्ट्रेटिफाइड मेथड, दिस मेथड ऑफ सैंपलिंग इज जनरली अडॉप्टेड व्हेन पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स विद डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कि आपका जो होगा, जो डिफरेंट ग्रुप होंगे डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से। जैसे कि मान लीजिए ये आपका 20 लोग क्रिकेट खेलने में अच्छे हैं, ये कबड्डी में अच्छे हैं, ये खो खो में अच्छे हैं, ये हॉकी में अच्छे हैं एंड ये फुटबॉल में अच्छे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपके पास 20-20 लोगों का ग्रुप है डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आप क्या करेंगे, आप इसी में से आपको जो भी चाहिए होगा उन्हीं को सेलेक्ट कर लेंगे एंड आगे क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड ऑफ सैंपलिंग पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्ट्रेटा, मतलब कि ग्रुप है एंड हैविंग डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है एंड सम ऑफ आइटम्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम ईच स्ट्रेटा, सो एंटायर पॉपुलेशन गेट रिप्रेजेंटेड, मतलब कि इस स्ट्रेटा में से क्या करते हैं, आप किसी 1 या 2 लोगों को ले लेते हैं, 1 या 2 एंड उसके बाद आप होल पॉपुलेशन को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या पता चला कि आपका जो स्ट्रेटिफाइड मेथड होता है उसमें आप क्या करते हैं, आप जो भी आपका आइटम यूनिवर्स या पॉपुलेशन होता है उनके आइटम को क्या करते हैं, ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, उसी उन्हीं ग्रुप्स में से आप क्या करते हैं, सैंपल को कलेक्ट करते हैं एंड उसी सैंपल के जरिए आप पूरे यूनिवर्स और पॉपुलेशन को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है दोस्तों,
एंड उसके बाद आपका यहाँ पर एक और इसी के सेम तरीके से आपका कोटा है, ठीक है दोस्तों। कोटा में आपको बेसिकली क्या है कि द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, मतलब कि पॉपुलेशन आपका डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड होगा, जैसे 20 20 20 20 के 5 ग्रुप में। लेकिन लेकिन आपको यहाँ पर गया है क्लासेस अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, मतलब कि आप इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखकर आप इसमें सॉरी, तो दोस्तों कोटा सैंपलिंग में आप क्या करते हैं, उसमें भी आप ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं लेकिन उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से। लेकिन जो आपका स्ट्रेटिफाइड होता है इसमें सिर्फ और सिर्फ आप ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मतलब कि 100 है या 1000 है तो आप उसको सैंपल, आपको हजारों का सैंपल तो ले नहीं सकते हैं, तो आप क्या करते हैं बेसिकली 20 20 50 50 का 100 100 का आप रैंडम ग्रुप डिवाइड बना लेते हैं और उन्हीं ग्रुप से आप क्या करते हैं सैंपल लेकर पूरे होल डेटा को, पूरे होल यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन कोटा में क्या होता है कि आप उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से हमको आप ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है दोस्तों। मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से आप ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे एंड उसके बाद उन ग्रुप्स में से आप सैंपल लेकर होल डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है दोस्तों। आई होप आप लोगों को ये पर्पजिव, स्ट्रेटिफाइड एंड कोटा सैंपलिंग समझ आ गया होगा। एंड उसके बाद यहाँ पर आपका आ जाता है सिस्टमेटिक सैंपलिंग। तो सिस्टमेटिक सैंपलिंग का मतलब क्या होता है कि आप डेटा को अरेंज कर दें, डेटा को अरेंज कर दें। अरेंज का मतलब होता है कि जैसे कि अल्फाबेटिकली अरेंज कर सकते हैं, जैसे कि आपको मान लीजिए ए से जेड तक नाम के बच्चे आपके पास 26 लोग हैं और सबका नाम किसी का ए से बी से सी से, मतलब कि या फिर आप बोल सकते हैं आपके पास 100 लोग हैं, ठीक है दोस्तों। अब उनको अल्फाबेटिकली अरेंज कर दीजिए, जैसे कि ए वाले नाम के, फिर बी वाले नाम के, फिर सी वाले नाम के, फिर डी वाले नाम के, ऐसे आप ग्रुप्स में अरेंज कर दीजिए। एंड उसके बाद आप ए वाले नाम का एक ले लीजिए, बी का एक ले लीजिए, सी का एक ले लीजिए, डी का एक ले लीजिए। तो इस तरीके से आप इसमें करते हैं। एंड उसके बाद आप बोल सकते हैं या फिर जियोग्राफिकली आप ज्यादा रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई सिटी है या कोई स्टेट है या फिर इंडिया ही ले लीजिए। अगर आपको इंडिया के अंदर आपको करना है तो बेसिकली इंडिया के अंदर क्या करेंगे आप स्टेट्स में डिवाइड कर देंगे जियोग्राफिकली, मतलब कि उनके एरिया लोकेशन के हिसाब से। जैसे कि आपका यूपी का आप एक जगह रख लेंगे, उत्तराखंड का आप एक जगह कर देंगे, तमिलनाडु का जो भी होगा डेटा एक जगह कर देंगे, एंड आपका तेलंगाना का एक जगह कर देंगे, एंड आपका मध्य प्रदेश का, एमपी का एक जगह कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है कि आप उनकी जियोग्राफिकल के हिसाब से, मतलब कि एक सिस्टमेटिक वे में आप उनको क्या कर देते हैं क्लासिफाइड कर देते हैं, या चाहे वो आपका लोकेशन हो, चाहे वो आपका अल्फाबेटिकली हो, अल्फाबेट के टर्म्स में, या लोकेशन के हिसाब से, या जियोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से, तो उनके हिसाब से आप डिवाइड कर देते हैं। एंड जो भी आपका डिवाइड हुआ रहता है उन्हीं में से आप सैंपल कलेक्ट करके आप होल यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है दोस्तों। ये भी आपका स्ट्रेटिफाइड और कोटा की तरह ही है। स्ट्रेटिफाइड में आप ग्रुप्स, रैंडम ग्रुप्स बनाते हैं, कोटा में आप कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से ग्रुप बनाते हैं, एंड सिस्टमेटिक में क्या है आप एक सिस्टमेटिक वे में बना लेते हैं एंड उसके बाद सैंपल्स को कलेक्ट करते हैं, ठीक है दोस्तों। एंड उसके बाद आपका लास्ट आ जाता है कन्वीनियंस, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं कन्वीनियंस के बारे में, कन्वीनियंस सैंपलिंग के बारे में। कन्वीनियंस से आपको समझ क्या आ रहा है कि जो भी चीज को कन्वीनियंस हो जाए, मतलब जो भी चीज उसको पसंद हो। इसमें इन्वेस्टिगेटर क्या करता है, जो भी चीजें उसको अच्छी लगती है, जो भी सैंपल उसको अच्छा लगे, जो सैंपल वो लेना चाहता है वही सैंपल लेकर वो होल डेटा या होल यूनिवर्स को रिप्रेजेंट कर देता है, ठीक है दोस्तों। तो बस यही था हमारा नॉन रैंडम एंड नॉन रैंडम सैंपलिंग। आपका ये चैप्टर यहाँ पर सारे के सारे टॉपिक खत्म हो जाते हैं। इसमें एक लास्ट टॉपिक आपका आता है सेंसस एंड सैंपल मेथड, अ कंपैरेटिव लुक, मतलब कि इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस बोल सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ बेसिस दिए गए हैं, उनके हिसाब से आपको डिफरेंस बताना है। मैं आपको बेसिस बताता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले है कवरेज। कवरेज का मतलब होता है कि दोस्तों इन्वेस्टिगेटर आपका जो है डेटा कैसे कलेक्ट करेगा। आपको पता है सेंसस में क्या होता है, एवरी आइटम को क्या किया जाता है, कवर किया जाता है। एंड सैंपल मेथड में क्या होता है कि आपका सैंपल को लिया जाता है, ना कि होल आइटम, होल यूनिवर्स को कवर किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो कवरेज से क्या पता चल गया, इसमें एवरी आइटम्स आर कवर्ड, इसमें एवरी आइटम्स आर नॉट कवर्ड, डेटा इज रिप्रेजेंटेड बाय कलेक्टिंग सैंपल्स, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आ जाता है आपका सुटेबिलिटी, सुटेबल से आपको क्या पता चल रहा है सेंसस मेथड कहाँ सुटेबल होता है, जहां पर स्मॉल नंबर ऑफ इन्वेस्टिगेशन होती है। एंड आपका सैंपल मेथड कहाँ आपका सुटेबल होता है, जहां पर लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टिगेशन करनी होती है, ठीक है दोस्तों। आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। एक्यूरेसी, दोस्तों आप लोग को पता ही है कि सेंसस मेथड में होल डेटा को, मतलब एवरी आइटम्स कवर होते हैं, इसलिए आपकी जो एक्यूरेसी होती है वो अच्छी होती है, 100% एक्यूरेसी होती है। लेकिन आपका सैंपल मेथड में सैंपल लिया जाता है, इसलिए आपकी जो एक्यूरेसी होती है वो यहाँ पर अच्छी नहीं होती है, या आप बोल सकते हैं सैंपल सेंसस मेथड की एक्यूरेसी सैंपल से ज्यादा अच्छी होती है, ठीक है दोस्तों। कॉस्ट, दोस्तों आपका सेंसस मेथड लार्ज नंबर ऑफ मैन पावर रिक्वायर्ड करता है, तो इसलिए ये आपका कॉस्टली हो जाता है। और ये सैंपल मेथड क्या है आपका इकोनॉमिकल है, ठीक है दोस्तों। सेंसस मेथड आपका कॉस्टली, सैंपल इकोनॉमिकल। उसके बाद आपका टाइम, सेंसस मेथड में आप एक एक आइटम को कवर करते हैं, इसलिए टाइम कंज्यूमिंग है। इसमें आप सैंपल लेकर डेटा को रिप्रेजेंट कर देते हैं, बड़े से बड़े डेटा को, तो ये क्या है टाइम सेविंग है, ये टाइम कंज्यूमिंग एंड ये टाइम सेविंग। तो दोस्तों यहीं पर आपका जो भी चीजें था इस चैप्टर के अंदर सारी की सारी चीजें कवर हो गई हैं।
मैं हम लोगों ने यहाँ पर सेंसर मेथड पढ़ा, सैंपल मेथड पढ़ा, उनकी सुटेबिलिटी, मेरिट्स, डिमेरिट्स पढ़ा एंड इनके हम लोगों ने डिफरेंसेस पढ़ लिए एंड उसके बाद आपने मेथड्स ऑफ सैंपलिंग पढ़ा, इसमें रैंडम, नॉन रैंडम एंड इनके अंदर जो भी आपके जितनी भी चीजें होती हैं सारी चीजें कवर अप कर ली हैं। आई होप दोस्तों आप लोगों को सारी की सारी चीजें अच्छे से समझ आ गई होंगी। अगर दोस्तों आप लोगों को कुछ भी कंफ्यूजन लग रहा है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको हर एक जेन्युइन कमेंट का रिप्लाई करूंगा, हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई करूंगा जो जेन्युइन होगा, ठीक है दोस्तों। एंड दोस्तों आप लोग कमेंट में ये भी बताना आप किस स्टेट से हैं या किस कंट्री से ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है दोस्तों। आप लोगों को ये टास्क मैं दे रहा हूँ एंड दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो जरा से भी यूजफुल लगी हो, अच्छी लगी हो एंड इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना ताकि हमारी सभी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जाता रहे। तो दोस्तों पढ़ाई को प्रेशर नहीं, प्रोसेस बनाने वाला हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।